नए व्यूअर्स, जो नए इन्वेस्टर्स भी हैं, वो पहली बार मार्केट में आए हैं या बहुत कम टाइम हुआ है, उनके लिए एक सवाल मेरा आपसे होगा कि जैसे आप कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट लिटरेसी पे आपने काफी चीजें आप पोस्ट भी करते रहते हैं और आप उस पर काम भी करते हैं। बीक्यू प्राइम हिंदी का भी ये मोटो है कि हम हर खबर के साथ समृद्धि का सफर आसान बनाएं अपने व्यूअर्स का। तो एक चीज जो सबसे बेसिक है मार्केट की, लेकिन वो ट्रिकी भी है, कि जब मार्केट में हम शेयर चुनने जाते हैं, जब कोई भी व्यूअर या कोई इन्वेस्टर जब जाता है वो शेयर चुनने, तो वो कौन से टिक मार्क्स होते हैं जो 3 चीजें या 4 चीजें या 5 चीजें पैरामीटर पर देख लें और उसके बाद वो शेयर को कहें कि हाँ ये शेयर खरीदे जा सकते हैं। जो आपने बहुत बेसिक जब शुरुआत आपने की होगी, अब तो खैर दशकों हो गए हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की होगी तो आपने वो पैरामीटर्स बनाए होंगे कि इन 5 पैरामीटर्स को देखकर मैं शेयर खरीदूंगा। वो अपने व्यूअर्स को बताएं सर। जी हाँ, तो मैं कुछ पैरामीटर जरूर बता दूंगा, पर ये एक इतना आसान नहीं है एनालिसिस, और इसमें जैसा आपने कहा कई सालों का अनुभव लग जाता है, और उसके बाद भी अलग अलग बाजार के अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। पर हाँ, फिर भी बेसिक लेवल पे कुछ चेक्स जरूर होते हैं कंपनीज में। तो वो है कि एक तो हम लोग लिस्टेड मार्केट की बात कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट इक्विटी अनलिस्टेड या वेंचर फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की होनी चाहिए। बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज भी लिस्टेड हैं, ट्रेड होती हैं, तो पर मुझे नहीं लगता मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उनमें देखना चाहिए, क्योंकि घूम फिर के पैसा मीडियम टर्म में अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे फाइनेंशियल्स वाली कंपनी में ही आएगा, और उन्हीं में सस्टेन्ड शेयर प्राइस परफॉर्मेंस आती है। और अच्छे फाइनेंशियल्स का पहला डेफिनेशन है कि प्रॉफिट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये देखें कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो। दूसरी बात ये देखें कि फिर कैश फ्लो हो। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिजनेस करती हैं, बट सेल्स अपनी करती जाती हैं, बट समहाउ कस्टमर से पैसा नहीं कलेक्ट कर पाती हैं। उसका कुछ कारण कंपटीशन होता है, कुछ है कि बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस में है, तो जो बिजनेस टू बिजनेस के बायर्स होते हैं वो काफी गैप से पैसा देते हैं, तो उनके डेटर्स बढ़ते जाते हैं, तो उनको कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कैश फ्लो कैलकुलेशन करना एक बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज है, पर अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी करेगा वो उसको ये समझेगा कैसे कैलकुलेट करना है। तो वो कैश फ्लो को देखें कि कैश फ्लो आता है कि नहीं कंपनी में। और तीसरी चीज फिर रिटर्न रेशियोज को देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल। तो वो जो आपका बिजनेस करने की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, या आज मार्केट में जो एक आम भाषा में बोले कि अगर आपको सीधा सीधा आप बैंक में पैसा डाल देते हैं, तो एक कंजर्वेटिवली 7% प्लस माइनस आधा 1% की इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगी। इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे ज्यादा होती है। तो वो डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर हम मान लीजिए 9% 10% की रेंज में पकड़े, तो उससे ज्यादा रिटर्न रेशियोज कंपनी के जरूर होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर है जो जरूर इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए। जी, कुछ सर आपने बड़े आसान तरीके से बता दिया, लेकिन व्यूअर्स को मैं एक बताऊं कि ये दशकों के एक्सपीरियंस का एक निचोड़ है जो सर ने बड़े आसान तरीके से रख दिया आपके सामने। सर एक सवाल जो डाइवर्सिफिकेशन को लेकर मन में उठता है, कई लोग कहते हैं कि एक ही कंपनी में सारा पैसा डाल दो, कई लोग कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो जो नया इन्वेस्टर है उसको एक चीज आप समझा दीजिए कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर रखते हैं तो उसका क्या फायदा है, अगर आप कोई एग्जाम्पल दे सकें या उसको आसान तरीके से आप समझा दें सर। जी हाँ, तो आसान तरीके से समझाना हमेशा से मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो एक तो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन, एटलीस्ट मेरा, और ये पूरा सब्जेक्टिव मैटर है, कोई इसमें एग्जैक्ट साइंस नहीं है जिसने बताया हुआ हो कि क्या करना चाहिए। पर एक रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी बेस्ट स्टडी कर लो, कहीं ना कुछ फैक्टर आ जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। हम 3 साल पहले जाएं तो जो कोरोना आ गया था वो ना किसी ने सोचा था, ना प्रेडिक्ट किया था, ना किसी के कंट्रोल में था। तो ऐसे फैक्टर कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी सडनली ओवरनाइट चेंज हो जाती है। जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया साल भर पहले, और अभी भी चल रहा है। तो ये सब कंट्रोल में नहीं रहते, तो इसलिए एक रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन रखना जरूरी है। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन रखने से आपका एक्सपोजर हर एक कंपनी में आपके पोर्टफोलियो के परसेंटेज टर्म्स में इतना कम हो जाएगा कि कुछ 2 3 4 कंपनीज अच्छा करेंगी तो उनका वेट ही आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं बनेगा। तो इसलिए दोनों के बीच में आपको बैलेंस लेना चाहिए। अब उसको समझाना पड़ेगा कि नंबर टर्म्स में कितनी कंपनीज में। तो अगेन जैसा मैंने कहा उसका कोई साइंस नहीं है, बट मुझे लगता है 10 से 20 कंपनी। अब ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं बड़ी रेंज भी हो गई, बट मेरे ख्याल से बड़ी नहीं भी हुई कि आप अपर चैन पे, और मैं बहुत सारे इन्वेस्टर से इतने सालों में इंटरेक्ट किया हूं और कभी भी करता हूं, 50 60 कंपनीज तक इन्वेस्टर्स एक्सपोजर लेके रखते हैं। तो वो सर्टेनली एडवाइजेबल नहीं है। आप एक स्वीट नंबर अपना 10 से 20 के बीच में चुने और उसमें एक्सपोजर लें। जी, बिल्कुल। सर आपसे बात करना इतना ज्ञानवर्धक होता है कि मुझे लग रहा है कि एक सवाल और हो जाना चाहिए, आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेते हुए।
नए इन्वेस्टर जब आते हैं सर तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, ऐड भी चल रहा होता है। दूसरा इक्विटी का रास्ता होता है। तो वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कब तक म्यूचुअल फंड में रहना है और कब वो अपने आप को इतना एक लेवल पर समझ लें कि अब उन्हें इक्विटी की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई डाइवर्सिफिकेशन है कि एक लिमिट तक आपको म्यूचुअल फंड की तरफ रहना है, या आप शुरू से ही इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसका एक सबसे सीधा सीधा जवाब तो ये है कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्स को मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, एक आध दिन बीमार हुए, छोटी मोटी बीमारी जो बुखार हो गया या जुकाम हो गया तो उसकी गोलियां वेल प्रिवेलेंट है, ओटीसी ओवर द काउंटर मार्केट में मिल जाती है, हम ले लेते हैं। बट उससे ज्यादा अगर 2-3 दिन से ज्यादा बीमार रहे या थोड़ी सी सीरियस बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो एक प्रोफेशनल एडवाइस लेना हो गया, आउटसोर्सिंग, हमारी प्रॉब्लम की आउटसोर्सिंग करना हो गया। और उसका हम सिंपल एग्जांपल लें तो घर में टीवी खराब हो गया तो हम तुरंत प्रोफेशनल को, टीवी रिपेयर वाले को बुलाते हैं, हम नहीं करते। तो ऐसे ही जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया है, प्रोफेशनल को दे दिया है, जिसके लिए आप फीस देते हैं और जो वाजिब है बनती है। अब यही है कि आप वो एक्टिविटी जब आप इक्विटी मार्केट में आते हैं तो खुद करना चाहते हैं। तो खुद करना चाहते हैं तो ये चीज समझनी जरूरत है कि फिर हमको वो जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है वो सीखनी और समझनी पड़ेगी, और उसके लिए टाइम चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि हाँ आप जीरो टाइम से एटलीस्ट 20-30% ऑफ योर टाइम आपके इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्टमेंट में यहां मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को, हम भले उसको एक भी मान सकते हैं बट सेग्रीगेट करना जरूरी होगा। तो जब भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए आप एक रीजनेबल टाइम डिवोट करने की पोजीशन में हैं, वो कुछ भी परसेंटेज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका कितना एक्सपोजर है इक्विटी मार्केट में आपके पोर्टफोलियो का। तो अगर मान लीजिए मैं बॉल पार्क नंबर बता दूं कि 30% आपके पोर्टफोलियो का इक्विटी एक्सपोजर है, तो 30% ऑफ आपका टाइम, मतलब 24 घंटे का 30% आप इक्विटी मार्केट की एनालिसिस, स्टडी, पैटर्न्स समझना, रिसर्च करना, फंडामेंटल समझने में डिवोट करने की पोजीशन में होने चाहिए। तो जैसे जैसे आपको लगता है कि आपके डेली एक्टिविटी में, आपकी डेली जॉब में या डेली बिजनेस में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इक्विटी इन्वेस्टमेंट को दे सकते हैं एनालिसिस करने को, तो उस परसेंटेज में आप अपना परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज तब तक म्यूचुअल फंड में ही रहिए। जी बिल्कुल सर, आपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी, बेसिक्स, कैसे इन्वेस्ट करें, शेयर्स कैसे चुने, इतनी सारी चीजें बता दी हैं कि आज व्यूअर्स के लिए तो एक ट्रीट हो गई है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत आसान तरीके से सारी चीजें समझा दी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लगातार जुड़े रहेंगे हमसे, और अक्सर एक फ्रिक्वेंसी पर हमारे साथ आकर और व्यूअर्स को ऐसे ही आप ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। हमें भी काफी चीजें सीखने को मिलेंगी आपसे। थैंक यू सो मच कुंज सर। धन्यवाद, थैंक यू।